बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बरकरार है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से हम देख रहे हैं कि भरपूर तैयारी का अज़्म ज़ाहिर किया जा रहा है। और हमने ये भी देखा कि 3 दिन में पाकिस्तान ने 2 मिज़ाइल तजर्बे भी कर लिए हैं। पहले अब्दाली और उसके बाद अल फतह मिज़ाइल का आज कामयाब तजर्बा किया गया। और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि जो बैनुल अक़वामी जरीदे हैं वो आर्मी चीफ़ की भरपूर तारीफ़ कर रहे हैं, उसका एतराफ़ कर रहे हैं। ये कौन सा मैगज़ीन है, कौन सा अखबार है जहाँ पर ये तारीफ़ की गई है, इस पर भी हम बात करेंगे। और आज एक अहम दौरा किया गया है लाइन ऑफ कंट्रोल का। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब जो हैं वो सहाफ़ियों, यानी जो पाकिस्तानी सहाफ़ी और बैनुल अक़वामी सहाफ़ी, उनको लेकर गए हैं। ये क्यों लेकर गए, ये क्यों प्लान बनाया गया, क्या दिखाना चाहते हैं दुनिया को, इस पर भी जो है हम बात करेंगे। और अहम एक और डेवलपमेंट हुई कि कौमी असम्बली में जो है वो भारतीय जारहियत और इक़दाम के ख़िलाफ़ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई है। शामी साहब, एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो आलमी क़ुव्वतें हैं वो कोशिशें कर रही हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान में मौजूद अब्बास इराक़ची साहब वो यहाँ पर आए हैं और आलमी सतह पर भरपूर कोशिशें ये की जा रही हैं कि कशीदगी को कम किया जा सके। लेकिन साथ साथ पाकिस्तान जो है वो ये पैगाम दे रहा है कि हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर भारत ने पहल की तो हम उसका जवाब जो है वो भरपूर अंदाज में देंगे। सर, इस वक्त आपको सिचुएशन कहाँ जाती दिखाई दे रही है मौजूदा? क्या भारत का बयानिया मुकम्मल तौर पर पिट चुका है? देखिए, पाकिस्तान ने जो ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है और जो वज़ीर आज़म ने काकूल अकेडमी में तकरीर की थी जी, उसमें पहली बार ये बात कही। और अब तो हर पाकिस्तानी इसको दोहरा रहा है और बाहर की हुकूमतें जो हैं और आलमी ताकतें जो हैं वो भी इसको पजीराई इसकी कर रही हैं और इसकी तायद कर रही हैं कि ये जो वाक़या हुआ है पहलगाम में, इसकी तहकीकात कराई जाए गैर जानबदाराना, मुनसफ़ाना किसी आलमी अदारे से। सही। तो ये पाकिस्तान का, पाकिस्तानी रियासत का इसमें कोई हाथ नहीं है। सही है। और इस बयानिए ने भारत को एक दबाव में यानी लाया है ये बयानिया। और भारत जो है वो डिफेंसिव पोजीशन में गया है। वो अपनी जगह गुस्से का इज़हार कर रहा है। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम ये जो वाक़या है, इसके जो किरदार हैं जिन्होंने इसका इर्तिकाब किया है और जो उनके पुष्ट पनाह है, सही, और उनका पीछा करेंगे प्लानर्स, और दुनिया के किसी कोने में उनको पनाह नहीं मिल सकेगी। सही। और बार बार ये ऐलान हो रहा है और कि भाई बस टूट पड़ो, और लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है। अच्छा। और अब गुस्सा है, कंट्रोल लाइन पर गोलाबारी भी हो रही है जी हाँ, और आग भी उगल रहे हैं। मीडिया जो है वो भी उनका आग उगल रहा था कि थोड़ा सा ठहराव आया है, लेकिन इस बात पर वो अभी उसने बात की जाहिर नहीं की कि वो इसकी तहकीकात कराए। और दुनिया कह रही भी तहकीकात के बगैर आपने इतना बड़ा इल्ज़ाम कैसे लगा दिया। तो अब देखें, आज तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये स्टोरी छापी है जनरल आसिम मुनीर के बारे में। जी हाँ। और उनको पाकिस्तान का मजबूत तरीन आदमी करार दिया, स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, मर्द आम, और कहा है कि वो पहले तो बिल्कुल मंजर आम पे नहीं आते थे, लेकिन गुज़श्ता कुछ दिनों से वो पूरी शिद्दत से इज़हार ख़याल कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी से जिन्होंने एड्रेस किया और जिसमें 2 कौमी नज़रिए की बात की गई, वो एड्रेस बड़ा ज़ेर बहस रहा जो उनका खुतबा है। और उस पर भारत में बड़ी तनकीद हुई। और फिर यह है कि हमारे आर्मी चीफ जो हैं वो पहुँचे हैं सरहद पर। जी हाँ। और वहाँ उन्होंने टैंक पे खड़े होकर, बिल्कुल, टिल्ला फायरिंग रेंज, वहाँ पहुंचकर उन्होंने जो पुरजोश खिताब किया है। जी हाँ, बड़ी तो भरपूर मजबूत तस्वीर। अब न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि अब वो मंजर आम पर हैं अब, और ये मजबूत तरीन आदमी हैं पाकिस्तान के। और लोग जो इनका बयानिया है ये पाकिस्तान को एक इंतहाई सख्त मौक़िफ़ जो है अपनाने पर मजबूर कर रहा है। और इन्होंने कहा है कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरक, और इससे भारतीय जो हैं बिलबिला उठे हैं और वो कश्मीर को हड़प कर चुके हैं अपने तई। लेकिन मसला ये है कि ये दुरुस्त है कि जनरल हमारे आसिम मुनीर जो हैं बड़े स्ट्रॉन्ग मैन हैं। पाकिस्तान में जो फ़ौज का किरदार है वो जाहिर है कि एक
गैर मामूली रहा है। और अब इसकी वजूहात जो भी हों, इसके नतायज जो भी हों, इसके असबाब जो भी हैं, इस पर बहस नहीं करते। ठीक है, सियासी हमने एतबार वाकया से। ये है। और लेकिन इस वक्त हमारी जो सियासी हुकूमत है वो फौज के साथ शाना बशाना खड़ी है। और हमारे शहबाज शरीफ जो है वो वज़ीर आज़म है, वो भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि वो मुंह में घुंगलियाँ डाल के बैठे हैं। और फिर पार्लियामेंट पूरी जो है वो भी उसने भी एक यकजहती का इजहार किया है। आज करारदाद मंजूर हुई। अब जब ये कहते हैं कि शहरग है पाकिस्तान की कश्मीर, तो ये कोई अनोखी बात नहीं है। अच्छा, ये तो कायदे आज़म ने भी कहा था कश्मीर पाकिस्तान की शहरग, इसलिए कि पानी जो था, जो पानी दरिया वहाँ से, कई दरिया पाकिस्तान के उनके सोते वहाँ कश्मीर से फूटते हैं, बिल्कुल लद्दाख से, इसलिए उसको उन्होंने कहा ये शहरग है पाकिस्तान। और पाकिस्तानी आज तक इस बात पर यकीन रखते हैं। ये कोई नई बात नहीं की उन्होंने। जो दो कौमी नज़रिया है उस पर जो बात की है वो भी, यानी दो कौमी नज़रिया का ये मतलब नहीं है कि आप जो पाकिस्तान में रहने वाले जो गैर मुस्लिम हैं उनका नातका बंद कर दें, खुदा न खास्ता, या जो इंडिया में रहने वाले मुसलमान हैं, सही है, उनको दूसरे दर्जे का शहरी करार देने की जो कोशिश है नरेंद्र मोदी की, उसको सराहें। सही। देखिए, दो कौमी नज़रिया का मतलब यह है, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो अलग मुल्क बने और बर्र सगीर की तकसीम हुई तो वो मेजॉरिटी एरियाज तकसीम हुए। ठीक है, हिंदू मेजॉरिटी एरिया और मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया। यहाँ जो मुसलमान, वहाँ जो मुसलमान थे उनको वहीं रहना था, और यहाँ जो हिंदू थे उनको वहीं रहना था। तो बहुत से लोग नकल मकानी पर मजबूर हुए। पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू और सिख जो हैं वो भी दबाव में आए, और वहाँ जो मुसलमान हैं उनका नातका बंद किया गया। बिल्कुल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो उनके हकूक़ ख़त्म हो गए। सही। आज भी पाकिस्तान में आप देखें, हमारी जो सूबाई हुकूमत है पंजाब की, उसमें गैर मुस्लिम वजीर मौजूद है। जी हाँ, क्या उनका नाम है? अरोड़ा साहब। और उसके बाद हमारी जो फेडरल कैबिनेट है उसमें वो खेलदास कोहस्तानी, वो मजहबी अमूर के वजीर ममलकत है। पाकिस्तान की हर असेंबली में, और सिंध में भी इसी तरह गैर मुस्लिम वजीर रहे। सही है। और हर असेंबली में, कौमी असेंबली में, सेनेट में अक़लियतों के नुमाइंदे मौजूद हैं। बिल्कुल। हिंदू हैं, सिख हैं, क्रिश्चियंस हैं, उनको हक हासिल है, उनको वोट का हक भी हासिल है, और उनके लिए नशिस्तें भी अलग मुख्तस हैं। ठीक है। ये हिंदुस्तान के आइन में नहीं है ऐसा। हिंदुस्तान के आइन में मुसलमानों के लिए अलग नशिस्तें मुख्तस नहीं है। सही है। यहाँ अलग नशिस्तें भी मुख्तस हैं और है। वोट का हक भी है। ठीक है। तो देखिए, इसका मतलब ये नहीं है, ये इंटरप्रिटेशन जो है दो कौमी नजरिए की नहीं की जा सकती। ठीक है कि यहाँ ये सिर्फ मुसलमानों का मुल्क है। ठीक है। ये मुस्लिम मेजॉरिटी का मुल्क है। ठीक है। और वो हिंदू मेजॉरिटी का मुल्क है। लेकिन यहाँ मुस्लिम, वहाँ मुस्लिम जो मिनॉरिटी है उसको बराबर के हकूक हासिल होने चाहिए। ठीक है। यहाँ जो गैर मुस्लिम है उनको बराबर के हकूक हासिल हैं। ठीक है, बिल्कुल। सर, हम जरा वापस उस पर भी आते हैं टॉपिक पे, क्योंकि हमने बताया कि आज लाइन ऑफ कंट्रोल का जो है वो दौरा किया गया है। अदील वड़ाइच साहब जो हैं वो साथ मौजूद थे, वहाँ पर गए हैं। कहाँ कहाँ गए, क्या इसके जो है वो इस दौरे का मकसद था, हमारे साथ हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम अदील। जी वालेकुम सलाम। अदील साहब, आज जब गए अताउल्लाह तारड़ साहब के साथ कंट्रोल लाइन पर, और वहाँ क्या देखा आपने? बल्कि मामूल के मुताबिक हालात चल रहे हैं या कोई लोग परेशान हैं? शामी साहब, बड़ा हैरान कुन था ये जब हमने जाके देखा। हम लोग हेली के ज़रिए पहुँचे मुजफ्फराबाद, और मुजफ्फराबाद से बाई रोड हम गए बेला नूर शाह है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल में से तकरीबन कोई 20 किलोमीटर का इसका डिस्टेंस बनता है। और ये बेला नूर शाह वो इलाका है शामी साहब जिससे मुतल्लिक इंडियन मीडिया पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद से प्रोपेगेंडा कर रहा है कि यहाँ पे दहशत गर्दों के कैंप हैं और यहाँ पे वो तरबियत लेते रहे हैं। तो हमने वहाँ पर जाकर देखा कि वहाँ की जिस तरह लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम वहाँ स्कूल में गए, बच्चे जिस तरह पढ़ रहे हैं, वहाँ के हालात, वहाँ की मार्केट्स, वहाँ के लोगों को मिलने के बाद, वहाँ उस सारे इलाके का जायज़ा लेने के बाद, वज़ीर इत्तलात और नशरियात भी हमारे साथ थे, तो कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता कि जो भारत जिस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहा है कि यहाँ पे दहशत गर्दों के
कोई कैंप हैं, बिल्कुल बालाकोट वाली कहानी जो वो यहाँ बनाने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है जी सैकड़ों दहशतगर्दों ने मुबैना तौर पे यहाँ तरबियत ली। तो वहाँ जाके इंटरनेशनल मीडिया ने, नेशनल मीडिया ने जाके खुद अपनी आंखों से देखा कि इसमें कोई ऐसी सच्चाई नहीं है और वो कोई तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। उसकी रीज़न ये है कि अगर वहाँ पे कोई दहशतगर्दों के कैंप होते, वहाँ पे कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही होती, तो वहाँ नन्हे मासूम बच्चे स्कूलों में जिस तरह पढ़ रहे हैं, जिस तरह वहाँ की मार्केट्स में रौनक है, जिस तरह वहाँ पे लोग रह रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि हमने ज़िंदगी में कभी कोई ऐसी एक्टिविटी यहाँ पर जब से हम यहाँ रह रहे हैं नहीं देखी कि यहाँ कोई ऐसी मूवमेंट हो। तो वो बेसिकली भारत का जो चेहरा है वो बेनकाब करना था इस दौरे का जो मकसद था बुनियादी तौर पे। और वो हमने देखा कि लाइन ऑफ कंट्रोल, अच्छा वहाँ ज़ाहिर है एक कशीदा सूरत हाल, एक टेंशन का एनवायरनमेंट है जहाँ पूरे खिते में। हमने ये भी देखा कि लोगों का अपनी अफवाज पे किस तरह ट्रस्ट है कि वहाँ पे ख़ास तौर पे जब हम मुजफ्फराबाद पहुँचे तो मुजफ्फराबाद में ज़िंदगी बिल्कुल ऐसे थी जैसे एक कोई यहाँ से चंद किलोमीटर दूरी पे कोई ऐसी कशीदगी है ही नहीं लाइन ऑफ कंट्रोल पे। तो लोगों से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हमें अपनी अफवाज पे ट्रस्ट है, यही वजह है कि हम यहाँ बिल्कुल अपनी नॉर्मल जिंदगी पहले की तरह गुजार रहे हैं। फिर हम जब तकरीबन 50 मिनट का फासला तय करके, के दौरान 2 मरतबा LOC पर सीज़फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई है और शामी साहब ने भी आगाज में पूछा तो वहाँ बिल्कुल भी तशवीश नहीं है, लोगों में मुकम्मल एतबार है। बिल्कुल उससे जहां हम गए वहां से चंद किलोमीटर दूर जो थी वो चौकियां थी और LOC पे गुज़िश्ता रात भी जिस तरह से सीज़ फायर वायलेशन हुई है और हम लोगों से यही पूछ रहे थे कि आपको देखकर जिस तरह आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिस तरह स्कूल बिल्कुल उसी तरह ही चल रहे हैं, बच्चों की मुकम्मल प्रेजेंस है, वहाँ पे मार्केटों में लोगों का रश है, अपने इवन ख़वातीन जो हैं उनकी जो पार्टिसिपेशन थी, जिस तरह वहाँ पे उनका जो कल्चर है, जिस तरह से वो मुख्तलिफ अमूर जो हैं वो सर अंजाम दे रही थी, तो वो उसे देखकर लगता ही नहीं था कि यहाँ से चंद किलोमीटर की दूरी पे एक कशीदा सूरत हाल है। तो लोग यही कह रहे थे कि हमें ट्रस्ट है कि हमारी अफवाज LOC पे खड़ी हैं, बॉर्डर पे खड़ी हैं, तो यही वजह है कि वो सेटिस्फाइड हैं। लेकिन जो बेला नूर शाह है शामी साहब, ये इसका दौरा इसलिए भी अहम था कि जिस तरह उसने बालाकोट का ड्रामा रचाया कि वहाँ पे दहशतगर्द कैंप है मुबैना तौर पे, और हमने वहाँ जाके भी उस वक्त विजिट किया था, तो इस मरतबा वजारत इत्तलात व नशरियात इसलिए सहाफ़ियों को भी लेके गई, आलमी मीडिया को भी लेके गई कि वो खुद जाकर वहाँ पर देखें कि क्या ये मुमकिन है कि वहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार को 20-25 किलोमीटर की दूरी पे इस फासले पे कोई दहशतगर्द कैंप हो। तो वो तमाम चीज़ें इंटरनेशनल मीडिया ने खुद वहाँ से रिपोर्ट की, देखी। तो ये बुनियादी तौर पे इंफॉर्मेशन डोमेन में भी जिस तरह इंटरनेशनल मीडिया की अगर हम बात करें, क्योंकि ये भी इत्तलात आ रही है कि उस तरफ जो है वो निक रॉबर्टसन CNN के, उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल पर जाकर उन गाँवों का दौरा किया है जहाँ पर फेक जो है इनकाउंटर्स किए गए थे लोगों के साथ। जी बिल्कुल, अब उस जानिब भी इंटरनेशनल मीडिया जिस तरह हकायक से पर्दा उठा के भारत को बेनकाब कर रहा है, यहाँ पर भी हमने देखा कि किस तरह इंटरनेशनल मीडिया उनसे जो हमारा इंटरेक्शन हुआ, वो जिस तरह के क्वेश्चंस कर रहे थे, वो मिनिस्टर के साथ जिस तरह से इंटरेक्शन कर रहे थे, वो वहाँ के लोगों से पूछ रहे थे, वो स्कूल में गए, उन्होंने बच्चों से पूछा। तो बुनियादी तौर पे तो भारत जो प्लान बना रहा था वो यही बना रहा है ना कि वो इसी तरह की कोई किसी इलाके में जाकर कोई ऐसी कार्रवाई करे और ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश करे कि यहाँ पर कैंप थे जी, देखें बालाकोट की तरह हमने यहाँ भी अटैक कर दिया। तो इस मरतबा जिस तरह से इंफॉर्मेशन डोमेन में इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, ISPR, ये इस सारे मामलात में मैं समझता हूँ कि उन्होंने इनको एक्सपोज करके वक्त से पहले ही वो जो उसने एक बहाना बना के दुनिया में एक नया ड्रामा रचाना था। ठीक है अदील, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शामी साहब, कितनी अहम मूव है ये प्रीएम्प्टिव मीडिया जो है और भारतीय हुकूमत अपने ही लोगों को धोखा दे रहे, अपने लोगों की आंखों पे पट्टी बांध रहे, यानी इस तरह झूठी खबरें नशर कर रहे हैं। उससे पहले बालाकोट में जंगल में चंद दरख्तों को निशाना बनाकर एक कौवा मारा था और कहा कि जी एक कौवा मारा, और कहा कि जनाब ये दहशतगर्दों के कैंप थे यहाँ। और उसके बाद फिर उनका जो मेघ उड़ा तो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने निशाना बनाया, तैयारा भी गया, और वो जनाब हमारे अभिनंदन जो है वो भी हमारे हाथ लग गए, बिल्कुल, जो पायलट थे। जी हाँ, बाद में छोड़ दिया। अच्छा सर, हाँ, कि उसके अब ये भी अल्लाह ताला के मामलात हैं
कि वो जो सारा वाक़या हुआ और अभिनंदन को जब हमने गिरफ्तार कर लिया और फिर फैसला किया, अब उसके बाद एक दुनिया आलमी ताकतें भी हरकत में आई और पाकिस्तान से बातचीत शुरू हुई, तो पाकिस्तानी हुकूमत ने यह फैसला किया कि अभिनंदन को हमने रहा कर देना। अभिनंदन की जो रिहाई थी, उसने जहां भारत को बेनकाब किया, वहां जो जंगी जनून था उसका, वो भी सर्द होके रह गया। बिल्कुल। अच्छा सर, हम कल एक बड़ी अहम एक मीटिंग हुई है, कौमी सलामती यानी कि जो इदारे हैं उन्होंने सियासी रहनुमाओं को बुला के जो है वो ब्रीफ किया है। जो कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ हैं और DGISPR हैं। जी सर, उन्होंने सियासी रहनुमाओं को बुलाया, हाँ जी, और उनको ब्रीफ किया। PTI नहीं गई सर, लेकिन कमर जमान कायरा साहब उस इजलास में थे, तो उनसे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम कमर जमान कायरा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। तो कायरा साहब, आप ये बताएं कि तमाम जमातें जो हैं वो तो यहाँ मौजूद थी, लेकिन PTI के लोग क्यों नहीं आए वहाँ? क्या उन्हें बुलाया नहीं गया? शामी साहब, दावत तो दी गई थी जी, और मेरा ख्याल है उनको आना भी चाहिए था। PTI का ये जो एक सियासी अपने जो स्ट्रगल उनकी है या उनका जो इख्तलाफ है हुकूमत के साथ, इसमें PTI जिस नुक्ता नज़र की इस वक्त शिकार है, उनको चाहिए कि कौमी सलामती के ऊपर ये अपना नुक्ता नज़र में तब्दीली लेके आए, वरना वो आइसोलेट होंगे, उनका भी नुकसान होगा। लेकिन जनरली उनके ना आने के बावजूद जो भी जमात वहाँ नहीं आई, उनके कारकुन बहरहाल इस वक्त जो कौमी फिजा है या पाकिस्तान के ऊपर जब भी कभी मुश्किल वक्त आता है तो सारी कौम इकट्ठी होती है, तो जनरली पब्लिक जो है वो इस वक्त फौज के और सारी कौम के इकट्ठी है इस वक्त सारी। यानी ना आने वालों ने अपना नुकसान किया है, हालात से भी आगाही नहीं हो सकी, और उनको और लोगों को भी चाहिए कि अपने इस रवैये पे नजरसानी करें, उनका भी फायदा इसी में। मगर ये बताएं कायरा साहब, ये जो उन्होंने रट लगा रखी है APC की, तो APC से क्या हासिल करना चाहते हैं? पार्लियामेंट में सारी जमातें मौजूद हैं, पार्लियामेंट के इजलास हो रहे हैं, लोग ये तो मुतालबा वो जमातें करें जो पार्लियामेंट में नहीं है कि हमें भी ब्रीफ किया जाए। तो ये PTI जो है APC की कवाली क्यों कर रही है? शमी साहब, वो इस बात का फायदा लेना चाहते हैं कि अभी तो वो APC कॉल करने की बात करेंगे, और जब APC का जिक्र किया जाए, फर्ज करें हुकूमत, वैसे तो APC हो गई एक तरह, हाँ जी, लेकिन फर्ज करें APC का वो कहते हैं जी लीडर लेवल पे करें, प्राइम मिनिस्टर खुद उसको शेयर करें और आर्मी चीफ या जो हमारे जो मुतल्लिका लोग हैं वो उसको ब्रीफ करें, तो फिर अगला उनका मुतालबा ये होगा कि आप इमरान खान साहब को लेके आए, उनको पैरोल पे रिहा करें, तो नहीं करेंगे तो हम नहीं आएंगे। तो ये उनका एक पुराना उसको एक टेक्निक के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं हुकूमत को एम्बेरस करने के लिए, लेकिन मेरा ख्याल है ये वक्त ऐसा नहीं है, और उनको कौमी सलामती के और खास तौर पे इस वक्त हिंदुस्तान जिस मिजाज में बैठा है, उस मिजाज के ऊपर बिलाशुबा जंग के असरात मौजूद हैं, हमें ये खदशात मौजूद हैं, बावजूद इसके कि हिंदुस्तान अपना मुकदमा दुनिया को साबित नहीं कर सका, वो एथिकली अपनी कौम को भी इस बात पे कायल नहीं कर पाया, लेकिन और पाकिस्तान ने बार बार कहा कि हम तावन करने को तैयार हैं, इन्वेस्टिगेशन कराने को तैयार हैं, और उस पर अक़वाम आलम ने ये कुछ मुल्कों ने ये दावत भी दी है कि हम इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट करने को तैयार हैं, जिस तरह स्विट्जरलैंड ने दी है। लेकिन हिंदुस्तान किसी मामले को मानने को तैयार नहीं है, और दुनिया कह रही है कि हम सालसी करने को तैयार हैं, तो वो कहता है मैं किसी दूसरे की बात सुनने को तैयार। तो हिंदुस्तान एक्सपोज हो रहा है, उसका जो इंतहा पसंदी का नजरिया है वो बुरी तरह फिट रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने बिल्डअप में कमी नहीं ला रहा, और उन्होंने पानी के ऊपर जो नारा लगाया है वो अभी फौरी तौर पे ना सही, लेकिन वो जंग की सूरत में हालात तल्ख करके पानी के ऊपर कोई ना कोई तमाशा करना चाहते हैं, और वो कश्मीर का जो उन्होंने कश्मीर की एनेक्सेशन की है, मकबूजा कश्मीर की, अब वो अगला मुकदमा जो दुनिया में, शामी साहब आप बहुत बेहतर जानते हैं, मेरा ख्याल है कि दुनिया में इस वक्त जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर डिजाइन हो रहा है, उसमें पूरी दुनिया के अंदर एक छतली मचली शुरू हुई है, एक अबतरी कैफियत है, और इस क्योस के अंदर नए डिजाइन, नए नक्शे, नए निजाम जो है वो बनने का एक अंदिया दिया जा रहा है। हिंदुस्तान उसको भी इस्तेमाल करना चाहता है, और इस खित्ते के अंदर वो जो एक अपनी चौधराहट और अपनी जो एक सुप्रीमेसी दुनिया पे साबित करना चाहता है
दुनिया उसको तब मानेगी जब वो रीजनली मानेगा। ना उसको चीन मानता है, ना हम मानते हैं, ना इवन बांग्लादेश भी नहीं मानता। तो उसके अंदर भी उसकी एम्बेरसमेंट है और हिंदुआता का उसका नजरिया तो बहरहाल है ही। तो खैर साहब, जब आप ब्रीफिंग के बाद आपका तासुर क्या था? यानी खतरा जो है वो कम हो गया है या उस जू का तू मौजूद है और अफवाज पाकिस्तान जो हैं पुरअज़्म हैं और जवाब देने की पूरी सलाहियत रखती हैं? शमी साहब, तो इससे पहले ब्रीफिंग हुई हमारी, ब्रीफिंग के अंदर भी DGISPR ने भी और हमारे वजीर इत्तलाआत ने भी जो गवर्नमेंट का और फौज का नुक्ता नज़र उन्होंने बयान किया और मुख्तलिफ सवालों के जवाब भी दिए। और जो हिंदुस्तान के इक़दाम हैं या हमारे ऊपर इल्ज़ाम हैं उसकी भी तफसील का साथ उसके ऊपर रोशनी डाली। लेकिन इससे पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की और DGISPR की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बहुत सारे सवाल जो थे वो एड्रेस हुए। दीगर जो हमारा नेशनल सिक्योरिटी का मौका था उस पर भी किए गए। तो मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तानी फौज की तैयारी में तो कोई कमी नहीं, ना उनके मोराल में कोई कमी है। लेकिन ये बात बहरहाल तय है कि हम एक तरक्की पजीर कौम है, हम अपने बहुत सारे मसाइल का शिकार हैं इकोनॉमी के हवाले से, और हम कोई जंग या किसी मुल्क के साथ तनाज़ा नहीं चाहते। ठीक है, हम पुरअमन ठीक है, चाहते हैं। लेकिन ठीक है, हमें जंग को दावत नहीं देनी, जंग को अवॉइड करना है। लेकिन मुसल्लत हो गई तो फिर सामना करना पड़ेगा। जंग हम पे मुसल्लत हुई तो फिर पाकिस्तान की कौम भी और फौज भी उसकी सलाहियत भी रखती है, इरादा भी रखती है और जुर्रत भी रखती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गारे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक क्विक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक जो है वो उसके हम बाद वापस आते हैं और हम इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि हमारे साथ मौजूद होंगे अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख साहब। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शामी साहब, आलमी सतह पर कोशिशें भरपूर अंदाज में जारी हैं और जैसे कि हमने कहा कि अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। जी वालेकुम सलाम सलमान साहब, शामी साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया। आप माशाल्लाह एक बहुत कोहना मश्क हमारे डिप्लोमेट हैं और इससे पहले आप OIC में भी रह चुके हैं और उनके तर्जमान के तौर पर आप ये बताइए कि आपको कोई ख़तरा जंग का बढ़ता नज़र आ रहा है या कम हो गया है? क्योंकि 1999 से लेकर, जो कारगिल से लेकर और पुलवामा तक अमेरिका ने बहुत बुनियादी किरदार अदा किया है पाकिस्तान और भारत के दरमियान तसादुम को रोकने के लिए और हालात को ठंडा रखने के लिए। और तसादुम की जब भी नौबत आई है अमेरिका ने बहुत सरगर्मी से उसको रोका है। कि अब आजकल भी उस तरह का सरगर्म रवैया आपको नज़र आ रहा है? जी हाँ, देखिए, क्योंकि बहरहाल जो पहलगाम का ड्रामा रचाया गया है उसके बाद एक लोग देख रहे हैं कि किस तरह भारतीय ज़राए अबलाग और उनकी हुकूमत और उनकी बाकी क़यादत जो है वो तकरीबन तबले जंग बजा रही है और नज़र आ रहा है कि वो इलाकाई अमन को बाकायदा उसको ख़राब करना चाहते हैं। तो इसलिए तशवीश तो पाई जाती है। पहले भी जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि अमेरिका ने एक अहम किरदार अदा किया है जब भी सूरत हाल कशीदगी की तरफ गई है। पुलवामा का जो आखिरी वाक़या था उस वक्त तक हमेशा एक किरदार रहा है, तो आज भी ऐसा ही है। यहाँ पे तशवीश पाई जाती है मुख्तलिफ़ हलकों में, चाहे वो यहाँ के जो हुकूमती हलके हैं, चाहे वो यहाँ के कानूनी हलके हैं जो हमारी कांग्रेसमैन और सेनेटर्स के साथ मुलाकातें जारी हैं। इसी तरह जो यहाँ पे जिनको थिंक टैंक कहा जाता है, जो फिक्री हलके हैं यहाँ पे, उनके साथ भी हमारा एक राब्ता है। और आज कुछ देर बाद ही यहाँ पे जो चीदा लोग पाकिस्तान और भारत और हमारा जो जनूबी एशिया का ख़ित्ता है उससे मुताल्लिक जो लोग काम करते हैं या जिनको पाकिस्तान या साउथ एशिया वॉचर्स कहा जाता है, उनके साथ मेरी एक नशिस्त होगी और हम अपने नुक्ता नज़र से उनको आगाह करेंगे कि ये एक भोंडा सा ड्रामा है। ये देखते हुए कि पाकिस्तान की तवज्जो इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मुआशी तरक्की पर मरकूज़ है और हम इस इलाके के अंदर, इस खित्ते के अंदर किसी भी अदम इस्तेहकाम के मुतहम्मिल नहीं हो सकते।
ये खेल रचाया गया है एक मौके की मुनासबत से, जब जो अमरीकी नायब सदर हैं वो दौरे पर थे। और इसकी तारीख में इस स्क्रिप्ट की हमें पहले भी मिसालें मिलती हैं। जी हाँ। जो सिंहपुरा का वाकया है हाँ जी। वो सबके सामने है कि कैसे किया गया और फिर क्या और उसके खुद जो प्रेसिडेंट नतائज। क्लिंटन ने भी उसके बारे में लिखा। जी हाँ। मैडलिन ऑलब्राइट की किताब में। जी हाँ। जी हाँ, माइटी एंड द ऑलमाइटी में। अच्छा सर, तकरीबन 2 हफ्ते गुजर गए पहलगाम वाक़े को, ना कोई सबूत दे सका है भारत और ना धमकियों के बावजूद कोई हमला कर सका है। इसकी बुनियादी वजह आपको जो है वो क्या दिखाई दे रही है? क्या बैनुल अक़वामी बरादरी से जो सपोर्ट यानी कि वो तवक्को कर रहा था कि मिलेगी उसको, वो नहीं मिली, ये बुनियादी वजह है? यकीनन ये वजह भी है क्योंकि बयानिया जो है वो उसके अंदर बहुत झोल है, जैसा कि अक्सर निशानदेही की गई है, अब तो अक्सर बेशतर की गई है कि एक इंतहाई दुश्वार गुजार रास्ते पे इलाके में, जहाँ पे नज़दीक तरीन जो थाना है वो तकरीबन 6.5 किलोमीटर दूर था, और उसका कम अज़ कम 1/3 हिस्सा जो है वो बहुत ही दुश्वार गुजार था। उस पर यानी आप जीप भी शायद नहीं लेके जा सकते, खच्चरों से हमें जो बताया जाता है उस पर सफ़र किया जाता है। तो वहाँ से 10 मिनट के अंदर इंदराज हो जाना, न सिर्फ इस मुकदमे का बल्कि उसमें पाकिस्तान पे इल्ज़ाम भी धर देना, इस किस्म के काफ़ी, ये एक है, ये तो एक बात है, इस किस्म के काफ़ी झोल मौजूद हैं उस बयानिए में। और आपने वो न्यूयॉर्क टाइम्स की भी जो स्टोरी है वो देखी होगी, जिसमें कहा गया है कि जब वहाँ सिफारतकारों को ब्रीफिंग दी गई भारतीय जी जी। एहलकारों की जानिब से, तो वो भी जब बाहर आए तो खासे गैर मुतमईन थे उस बयानिए से जिसका वहाँ पे इजहार किया गया था। मगर जैसा ये बताइए कि यहाँ जो हमारी अपनी कम्युनिटी है उसमें जो एक डिवाइड थी उसमें भी कमी हुई है, सब लोग यकजुबान है इस वक्त? जी हाँ, मेरे ख्याल है पाकिस्तानी दुनिया से बाहर जहाँ भी हैं, पाकिस्तान को उनके दिल से निकालना इतना आसान काम नहीं है। ये शायद हमारी मट्टी की एक खसूसियत है कि पाकिस्तानी जहाँ भी है पाकिस्तान उसके दिल में है। तो अगर कोई वक्ती या फ़िरोई किस्म के इख्तलाफात हैं तो ये सूरत हाल यकीनन पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर भी पाकिस्तानियों में एक कौमी यकजहती का तकाजा करती है, और इसके आसार हमें यहाँ पे भी नज़र आ रहे हैं। और उम्मीद भी यही की जानी चाहिए कि सब यकज़बान होकर इस सूरत हाल में अपनी पूरी हिमायत, अपनी पूरी क़ुव्वत और अपनी पूरी सलाहियत जो है वो हमारी कौम के पीछे रखेंगे। तो सर आप क्या तजवीज़ करेंगे एक सीनियर डिप्लोमेट के तौर पर कि अब हमें किस तरह पेशकदमी करनी चाहिए, या आपने किस तरीके से आगे बढ़ने का यानी कोई मंसूबा बनाया है या प्रोग्राम बनाया है? शामी साहब, ये तो जाहिर है कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो सुबह शाम तकरीबन राब्ते ही हैं कि जहाँ जहाँ भी, जैसे मैंने आपको बताया कि अब से कुछ देर बाद जो थिंक टैंक्स के लोग जो पाकिस्तान पे काम करते हैं, जितने भी जो ख़ासे बड़े बड़े नाम हैं और जो मौजूद थे यहाँ इस वक्त वाशिंगटन में, वो सब तकरीबन 15-16 के करीब लोग उसमें शिरकत करेंगे। तो हम उन तक अपना नुक्ता नज़र पहुँचाएँगे और उनसे भी उनके तासुरात लेंगे। अहम ये भी है कि ये एक दो तरफ़ा राब्ते का एक सिलसिला है जिसमें उनसे भी पूछा जाएगा कि वो इसको कैसे देखते हैं, उनको किस तरह नज़र आता है तारीख़ी शवाहिद जो मौजूद हैं, और पूरा जो हिंदुस्तान का एक रवैया है उसके पस मंज़र में वो क्या समझते हैं कि ये क्या हो रहा है और क्यों अभी तक सबूत नहीं फराहम किया गया, क्यों उस पेशकश की तरफ तवज्जो नहीं दी गई जिसमें पाकिस्तान कह रहा है कि आप अगर कोई गैर जानिबदाराना तहकीकात करवाना चाहते हैं, अगर कोई शफाफ तहकीकात होती हैं, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर इंतज़ाम हों या किसी और जो अहम ममालिक हैं उनकी शमूलियत के साथ हों। आज वज़ीर आज़म ने बात की है जो बरतानवी सफ़ीर हैं उनसे भी इस्लामाबाद में, और कहा है कि अगर इसके अंदर बरतानिया शामिल होना चाहता है तो हम उसका खैर मकदम करेंगे। तो इसी किस्म की पाकिस्तान हर किस्म की ऐसी तहकीकात के लिए तैयार है जो गैर जानिबदाराना हों, जो शफाफ हों, और सबसे पहली बात तो ये है कि चाहे कोई दो अफराद का आपस में मामला हो, और यहाँ तो हम न सिर्फ दो मुल्कों की बात कर रहे हैं बल्कि दो ऐसे मुल्कों की बात कर रहे हैं जिनके अंदर जौहरी सलाहियत मौजूद है, तो इसमें सबूत के बग़ैर कुछ भी करना इंतहाई गैर जिम्मेवारी होगी। लेकिन एक अहम नुक्ता पूरी की पूरी तारीख़ जब से आप देखिए 78 सालों की है, उसमें यह है कि भारत हमेशा जो कुछ भी करता है
उसके अंदर एक लाकानूनियत का अंसर आपको नुमाया नजर आएगा। अब भी जो इंडस वाटर ट्रीटी से वो निकलना चाहते हैं, उसके अंदर कोई ऐसी शिक है ही नहीं जिसमें यकतरफा तौर पे उसको मुअत्तल किया जा सके, लेकिन वो ये कह रहे हैं, ये मबनी बर लाकानूनियत है। इसी तरह अभी उन्होंने कह के कि हम पानी रोकेंगे, पानी जेहलम में छोड़ दिया, और इसके लिए पहले माहदे के मुताबिक आदाद शुमार जो है वो देने होते हैं। तो अगर फ़र्ज़ कीजिए कि कोई 10 या 15 दफ़ा देने होते हैं, तो मुश्किल 2-3 दफ़ा वो हालिया सालों में, हालिया बरसों में वो दे पाएँ। तो एक लाकानूनियत आपको हर जगह नज़र आएगी इस पूरी कार्रवाई के अंदर, इस खित्ते में जो भारत करता है, क्योंकि वो तसल्लुत चाहते हैं, उनके एक अज़ाइम हैं तौसी पसंदाना किस्म के। बिल्कुल। अच्छा शेख साहब, आपने जो न्यूज़ वीक को हालिया इंटरव्यू दिया उसमें आपने कहा कि जो बोन ऑफ कंटेंशन है ज़ाहिर है दोनों मुल्कों के दरमियान, वो मसला है कश्मीर है। इस वक्त ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसकी पल्स, उसकी सोच क्या है? क्या इस मसले को एक दफ़ा जो है मुकम्मल तौर पे ख़त्म करने के लिए कोई किरदार अदा कर सकता है अमेरिका कश्मीर के मसले को? अब मौका आ गया आपके ख्याल में? ये देखिए, फ़िलहाल तो फौरी तवज्जो जो है वो इस सूरत हाल को नीचे लाने, कशीदगी को नीचे लाने पे मरकूज़ है, क्योंकि अहम तरीन अमर फौरी तौर पे तो यही है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि सदर ट्रंप साहब का जो पहला दौर था, उसमें उन्होंने कश्मीर का नाम लेकर एक किरदार अदा करने की पेशकश की थी, और अब मौजूदा दौर में अगर वो इस एजेंडे पर आए हैं, उनकी इंतखाबी मुहिम के दौरान भी और उनके अनानी इक़्तिदार संभालने के बाद भी, ये सूरत हाल वाज़ेह है कि वो चाहते हैं कि उनकी एक विरासत हो जिसमें वो आलमी अमन के दाई हैं और आलमी अमन की बहाली में, आलमी अमन की क़याम में अपना एक किरदार अदा करना चाहते हैं। तो उसमें अगर कोई ख़ित्ता सबसे ज़्यादा तवज्जो तलब है, जहाँ इंसानों का एक वसी समंदर है, हम तकरीबन 1.5 अरब आबादी की बात कर रहे हैं, दुनिया के किसी भी ऐसे ख़ित्ते में जहाँ क़याम अमन की ज़रूरत है या एक किरदार अदा करने की ज़रूरत है, उसमें सबसे ज़्यादा लोग इससे मुतासिर होंगे कि अगर यहाँ पे अमन हो जाता है तो भारत और पाकिस्तान के, और उसके अलावा भी अगर आप चले जाएं तो तकरीबन दुनिया की 20% आबादी जो है वो बराह रास्त इस अमन से मुस्तफ़ीद हो सकेगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज़्यादा बेहतर कोई सूरत हाल है एक ऐसी विरासत सदर ट्रंप साहब के लिए छोड़ने में जो मुतकाज़ी हो एक किरदार की। ठीक है शेख साहब, जो वाइस प्रेसिडेंट जी डी वैंस का जो एक बयान आया जिसमें हमारे यहाँ इंटरप्रिटेशन का बड़ा इख्तलाफ है, कुछ कहते हैं कि इसमें भारत की हौसला अफजाई की गई है और कुछ का ख्याल है कि नहीं, भारत को रोका गया है कि वो कोई इक़दाम ना करे कि पाकिस्तान की जंग बढ़ सके या मामला बढ़ सके। आपने उसको किस तरह से देखा है? जी, वो एक तो बात यह है कि ये ड्रामा जब रचाया गया तो वो ख़ुद वहाँ मौजूद थे, और उन्हीं की तवज्जो हासिल करने के लिए ये सारी कार्रवाई, और उससे फिर बढ़कर अमरीकी तवज्जो हासिल करने के लिए और दुनिया को एक यहाँ पे एक फसाद बर्पा करने के लिए इस इलाके में ये सब कुछ किया गया। तो वो तो ख़ुद जो है वो यानी शाहिद हैं वहाँ पे मौजूद सूरत हाल के कि उसके बाद किस किस्म की जो है वो वहाँ पे सूरत हाल पैदा की गई, जंगी सूरत हाल पैदा की गई, जंगी जुनून वहाँ पे उनको भी ज़राए अबलाग में नज़र आया होगा, क्योंकि बहरहाल अमरीकी सिफारत खाना भी उनको उनके गोश गुजार कर रहा होगा कि यहाँ पे किस किस्म का माहौल जो मगर जब उन्होंने कहा कि भारत जो है बस महदूद कार्रवाई कर सकता है या करे अगर कार्रवाई करनी है तो इसको बाज़ लोगों ने समझा कि इससे भारत को शय मिल रही है। मेरे ख्याल में इसको देखने का एक नुक्ता तो ये भी है कि भारत जो भी ये तबले जंग जिसका हम जिक्र कर रहे हैं बजा रहा है, इसको महदूद करना पड़ेगा कि ये इलाका क्योंकि किसी भी किस्म की कशीदगी का मुतहम्मिल हो नहीं सकता, इसको सब जानते हैं और सब समझते हैं। तो इसमें बजाय किसी एक मुल्क या किसी एक जो तरफ है उसकी तरफदारी करने के बजाय यहाँ पे आलमी अमन की तरफदारी जो है वो ज़रूरी है, इलाकाई अमन की तरफदारी ज़रूरी है। और यहाँ पे भी वाशिंगटन में भी यही आसार नज़र आ रहे हैं। हम जिन लोगों से भी बात करते हैं उनकी पहली ख्वाहिश यही है कि इस मामले को बढ़ने से रोका जाए। तो वाइस प्रेसिडेंट भी इसमें शामिल है? जी यकीनन, यकीनन। यानी हमें उनके बयान से कोई शिकायत नहीं है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उनके बयान में कोई ऐसी चीज़ है जिसमें कोई जिसको इस तरह उसकी तर्जुमानी की जाए या इस तरह उसकी तशरीह की जाए। तो वो यकीनन चाहते हैं कि इस इलाके में अमन कायम हो। और उन्होंने इसके अलावा भी, यानी अगर आप जो जिस उस इंटरव्यू के या उनके बयान के जिस हिस्से का जिक्र कर रहे हैं उसके अलावा भी देखिए तो उसके अंदर जो आपको पूरा मौजू नज़र आएगा
वो यही है कि जी हर कोई ये चाहता है, वो भी ये चाहते हैं कि इलाके के अंदर एक इस्तेहकाम हो और कशीदगी को फौरी तौर पे कम किया जाए। ठीक है जैसे सर, आखिर आप में हाँ। OIC में एक बड़े आला मनसब पे फायज रहे हैं, और जो इस वक्त गज़ा में जो सूरत हाल है, अब कश्मीर के अंदर घर मिसमार किए जा रहे हैं कश्मीरियों के, मजालिम ढाए जा रहे हैं, उन पर मजालिम ढाए जा रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको निशाना बनाया जा रहा है, उनको शहीद किया जा रहा है, और फिर और एक जुल्म सितम का बाजार गर्म है। तो आप क्योंकि OIC में भी एक बड़े आला मनसब पर फायज रहे हैं, तो जो गज़ा में जो कुछ हो रहा है, वो कहते हैं कि इसराइल और भारत की मिली भगत से कश्मीर में वो मंजर दोहराने की कोशिश हो सकती है। क्या ये तासुर दुरुस्त होगा? जी देखिए, ममासलत तो है, बल्कि जो कुछ भी पहले भी हम देखते रहे हैं कि जो कुछ इसराइल करता रहा है मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों के अंदर, उसके स्क्रिप्ट में और जो कुछ यहाँ पे मकबूजा कश्मीर के अंदर होता रहा है, उसमें हमें ख़ासी यकसानियत, ख़ासी ममासलत नज़र आती है पहले भी। मसलन जिस तरह इसराइल ने वहाँ पे लोगों को आबाद किया है फ़लस्तीनी मकबूजा इलाकों में, इसी तरह भारत ने भी बाकी भारत से वहाँ के अंदरून से लाकर जो आबाद किए उनकी उनकी साख्त है उस डेमोग्राफी को ठीक करने की कोशिश की है। तो इसी किस्म की चीज़ें मौजूद हैं और ख़ासी ममासलत है। बल्कि अगर देखा जाए तो तारीख़ के अंदर बहुत ममासलत है। अगर आप जाके अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की तारीख़ देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये जो हक़ खुद इरादियत का जिक्र है, ये पहली दफ़ा जो है ये कश्मीर के सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा के ऐवानों में इसकी बाज़गश्त सुनाई दी थी। उसके बाद दोनों में, फ़लस्तीन में भी और कश्मीर में भी, ये बुनियाद है हल की जो तजवीज़ किया गया है। ठीक है रिजवान सईद शेख साहब, सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। नाज़रीन अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।